नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। पहली खबर की बात करें तो रसिया ने अपने सबसे एडवांस्ड स्टेल्थ फाइटर को लेकर एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया है। एंटोन अलीखानोव जो रसिया के इंडस्ट्री और ट्रेड मिनिस्टर हैं, उन्होंने कंफर्म किया है कि रसिया ने मिडिल ईस्ट के कुछ पार्टनर कंट्रीज के साथ SU-57 5th जनरेशन फाइटर जेट सप्लाई करने के कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिए हैं। ये अनाउंसमेंट सऊदी अरेबिया में हो रहे इन्नोप्रॉम इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन के दौरान की गई। इस स्टेटमेंट के साथ ही एक बात क्लियर हो गई है कि रसिया अब सिर्फ SU-57 को डेवलप करने तक सीमित नहीं है, बल्कि उसे अग्रेसिवली ग्लोबल मार्केट में भी पुश कर रहा है। एंटोन अलीखानोव ने यह भी कहा है कि SU-57 एक्सपोर्ट वर्जन यानी SU-57E को लेकर इंटरनेशनल इंटरेस्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। उनके मुताबिक ये फाइटर दुनिया के उन गिने चुने एयरक्राफ्ट में से है जो रियल कॉम्बैट एनवायरनमेंट में टेस्ट हो चुका है। इस अनाउंसमेंट के बैकग्राउंड में एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि अल्जीरिया पहले ही SU-57 को ऑपरेशनल सर्विस में इंक्लूड कर चुका है और कुछ टाइम पहले अल्जीरियन एयरफोर्स ने इस जेट के फर्स्ट ऑफिशियल इमेजेस भी रिलीज किए थे। अल्जीरिया आज मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका के उन रेयर कंट्रीज में शामिल है जो अपने डिफेंस परचेजेस में काफ़ी इंडिपेंडेंट डिसीजन लेता है। अब बात हो रही है नेक्स्ट पॉसिबल कस्टमर की, और यहाँ सबसे ज़्यादा नाम आ रहा है ईरान का। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक ईरान इस डील का सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बनकर उभर रहा है। रिपोर्ट्स ये भी सजेस्ट करती हैं कि ईरान SU-57 के साथ साथ SU-35 फाइटर्स को भी इंडक्ट कर सकता है। अगर ये डील होती है तो मिडिल ईस्ट के एयर पावर बैलेंस पर इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा। अभी रीजन में सिर्फ इजराइल के पास ही 5th जनरेशन फाइटर है यानी F-35I। इसी बीच रसिया मिडिल ईस्ट के बाहर भी SU-57 को पुश कर रहा है, जहां रसिया की नज़र इंडिया पर भी है, जहां टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और लाइसेंस प्रोडक्शन को लेकर डिस्कशंस एडवांस इंजीनियरिंग स्टेज तक पहुंच चुकी हैं। अगर ये डील आगे बढ़ती है तो इंडिया के लिए SU-57 को अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कस्टमाइज़ करने का ऑप्शन भी ओपन हो सकता है। कुछ रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि फ्यूचर में नॉर्थ कोरिया जैसे कंट्रीज़ भी रसिया के साथ स्पेशल डिफेंस एक्सचेंज मैकेनिज्म के थ्रू SU-57 जैसे प्लेटफॉर्म्स तक पहुंच बना सकती हैं। हालांकि इस पर कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन तो नहीं है। अगली खबर की बात करें तो 2026 की शुरुआत में गवर्नमेंट ने 6 टन क्लास के हाई अल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस UCAV प्रोग्राम के लिए प्री बिड मीटिंग कंडक्ट की, जो क्लियर सिग्नल है कि इंडिया अब सिर्फ सर्विलांस ड्रोन तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि हैवी लॉन्ग इंड्योरेंस आर्म ड्रोन्स पर फोकस कर रहा है। सोर्सेज के मुताबिक इस UCAV को लगभग 40,000 फीट की अल्टीट्यूड पर ऑपरेट करने और 25 घंटे तक कंटिन्यूसली मिशन परफॉर्म करने के लिए डिजाइन किया जा रहा है। ये कैपेबिलिटी इसे हाई अल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस कैटेगरी में लाती है, जहां ड्रोन सर्विलांस के साथ साथ डायरेक्ट स्ट्राइक रोल भी निभा सकता है। इस प्रोजेक्ट में तपस BH-201 ड्रोन से मिले एक्सपीरियंस का भी यूज किया जा रहा है। तपस ने इंडिया को कंपोजिट एयरफ्रेम, ऑटोमेटिक फ्लाइट कंट्रोल और हाई अल्टीट्यूड ऑपरेशन का फाउंडेशन दिया था। अब इंजीनियर्स उस फाउंडेशन पर एक ज़्यादा पावरफुल, ज़्यादा लीथल प्लेटफॉर्म बिल्ड कर रहे हैं। इस नए ड्रोन की सबसे बड़ी बात यह है कि ये आर्म्ड UCAV होगा। ये गाइडेड बॉम्ब्स और प्रिसीजन वेपन कैरी करेगा, जो जॉइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशन टाइप कैपेबिलिटीज़ के बराबर मानी जा रही है। 40,000 फीट पर ऑपरेट करने का मतलब है ज़्यादा सर्वाइबिलिटी, क्योंकि ये कई शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स की रीच से बाहर रहेगा। 25 घंटे की इंड्योरेंस का मतलब ये है कि फोर्सेस को बार बार ड्रोन रोटेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंटिन्यूस एरियल प्रेजेंस मॉडर्न वॉरफेयर का एक की फैक्टर है और ये UCAV उस रिक्वायरमेंट को डायरेक्टली एड्रेस करता है। अगली खबर की बात करें तो रसिया अपना नया 300 mm मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम शर्मा पहली बार इंटरनेशनल स्टेज पर शोकेस करने जा रहा है। वर्ल्ड डिफेंस शो 2026 में रियाद के दौरान शर्मा को ऑफिशियली एक्सपोर्ट कस्टमर के सामने पेश किया जाएगा। शर्मा को टॉर्नाडो S जैसे हैवी सिस्टम के कंपैरिजन में ज़्यादा लाइट और मोबाइल बनाया गया है। इसमें 12 की जगह सिर्फ 6 लॉन्च ट्यूब्स हैं, जिसकी वजह से सिस्टम का वेट लगभग 10 टन कम हो गया है। रिजल्ट ये है कि शर्मा सिर्फ 18 सेकंड में फुल सेल्वो फायर कर सकता है और 3 मिनट से कम टाइम में फायरिंग पोजीशन छोड़ सकता है। रेंज की बात करें तो शर्मा के रॉकेट्स 120 किलोमीटर तक स्ट्राइक कर सकते हैं, जो इसे डीप स्ट्राइक कैटेगरी में लाता है। इसकी सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि नए 120 किलोमीटर रॉकेट पुराने BM-30 स्मर्च लॉन्चर से भी फायर किए जा सकते हैं। इंडियन आर्मी के लिए ये काफ़ी रेलेवेंट हो सकता है, क्योंकि इंडिया ऑलरेडी स्मर्च सिस्टम ऑपरेट कर रहा है, जिनकी रेंज लगभग 90 किलोमीटर है। हालांकि इंडिया का लॉन्ग टर्म फोकस क्लियरली इंडिजिनस पिनाका रॉकेट सिस्टम पर है,
जिसके गाइडेड वेरिएंट अब स्मर्च के बराबर रेंज और ज़्यादा एक्यूरेसी ऑफर कर रहे हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में शर्मा एक रिप्लेसमेंट से ज़्यादा एक अपग्रेड ऑप्शन के तौर पर देखा जा रहा है। अगली खबर की बात करें तो K4 और K5 मिसाइल के बाद अब DRDO का फोकस K6, K7 और K8 जैसे फ्यूचर सिस्टम्स पर है। ये मिसाइल इंडिया की फ्यूचर S5 क्लास न्यूक्लियर सबमरीन के लिए डिजाइन की जा रही है, जो ज़्यादा बड़ी, ज़्यादा पावरफुल और ज़्यादा मिसाइल कैरी करने में कैपेबल होंगी। K6 मिसाइल की एक्सपेक्टेड रेंज 8000 किलोमीटर से ज़्यादा बताई जा रही है, जिससे इंडियन सबमरीन को एनिमी कोस्ट के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। K7 को एक्सपर्ट्स इस सीरीज़ का गोल्ड स्टैंडर्ड मान रहे हैं, जो मल्टीपल न्यूक्लियर वॉरहेड यानी MIRV कैरी कर सकती है और दुनिया के किसी भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए एक्सट्रीम चैलेंजिंग होगी। K8 मिसाइल अभी बिल्कुल अर्ली कॉन्सेप्चुअल स्टेज में है, लेकिन अगर ये प्रोग्राम आगे बढ़ता है तो एशिया की सबसे एडवांस्ड सबमरीन लॉन्च मिसाइल बन सकती है। DRDO का क्लियर ऑब्जेक्टिव है एक ऐसी गारंटीड सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी जिससे कोई भी एनिमी इंडिया पर न्यूक्लियर अटैक से पहले 100 बार सोचे। तो आप क्या कहेंगे इन सब खबरों के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।